दोस्तों नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक नई विश्व व्यवस्था चाहते हैं और यूरोप संकट में है। ग्रीनलैंड को लेकर संकट कुछ इस तर्ज पे बना है कि लग ऐसा रहा है कि नाटो खत्म हो जाएगा, नाटो बच चुका है या फिर नाटो से अमेरिका निकल चुका है। क्योंकि पहली बार फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत 8 देशों की सेनाएं ग्रीनलैंड में मौजूद हो चुकी है, यानी नाटो कंट्रीज माइनस अमेरिका। यह परिस्थिति एक झटके में आई है या फिर दिसंबर 2025 में जब अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का पेपर तैयार हुआ तो उसने संकेत दे दिए थे कि आने वाले वक्त में अमेरिका और रूस एक साथ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि रूस दुश्मन नहीं है अमेरिका का। यूक्रेन या जेलेंस्की को लेकर संकेत बहुत साफ थे। जेलेंस्की को पद छोड़ना होगा, एक नए व्यक्ति आएंगे जो पुतिन के अनुकूल होंगे। दुनिया उस टैरिफ और बाजार पे चलेगी जहां से ज्यादा मुनाफा अमेरिका को होना चाहिए। और जिस टैरिफ की दिशा में अमेरिका बढ़ रहा है या बढ़ना चाहता है, उसमें उसको तकरीबन 60 लाख करोड़ रुपए का लाभ एक झटके में हो जाएगा। अमेरिका के लोग टैक्स फ्री जिंदगी जीने लग जाएंगे। तो क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति इस वक्त नई विश्व व्यवस्था के तहत आ चुकी है जहां पर अमेरिका की दादागिरी दुनिया में गूंजेगी? हमें लगता है आज चंद पन्नों को पहले पलट लीजिए और उसके बाद आने वाले वक्त की आहट को समझ लीजिए। जब आप पुराने पन्नों की दिशा में बढ़ेंगे तो हो सकता है आपके जहन में यह सवाल हो, वर्ल्ड वार 1 हो या वर्ल्ड वार 2 हो, दोनों में अमेरिका तब कूदा जब यूरोप बर्बाद हो चला था। और 1947 मार्च का महीना, अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन का वो भाषण भी याद कीजिए जिसमें वो कहते हैं कि सोवियत संघ का विस्तार रोकने के लिए अमेरिका यूरोप के साथ है। और उसी के बाद नाटो बनाया गया, उसी के बाद वर्ल्ड बैंक बना, उसी के बाद आईएमएफ बना, उसी के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, यानी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिसमें अमेरिका एक जिम्मेदारी के साथ खड़ा था और सब देशों से कह रहा था साझा बोझ मिलकर उठाएंगे। लेकिन बात इजराइल से निकलती है, ईरान तक जाती है। टैरिफ की दौड़ में भारत भी सामने आकर खड़ा हो जाता है। ईरान के भीतर प्रदर्शनकारियों को अमेरिका कहता है हम आ रहे हैं मदद के लिए, लेकिन वह नहीं आता है। ईरान के भीतर से आवाज आती है अमेरिका ने धोखा दिया आपके साथ, समझ लीजिए। वो चाहता है कि यहां पर बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो, ईरान अस्थिर हो और अस्थिर ईरान का तमाशा देखते हुए वे अपने अनुकूल अपनी कंपनियों को यहां लाकर बैठा दे। वेंजुला को लेकर भी यही सवाल दुनिया के सामने उठा। अब यही सवाल ग्रीनलैंड को लेकर हो सकता है। लेकिन जब आप इन परिस्थितियों में आ रहे हैं तो एक क्षण के लिए ग्रीनलैंड को लेकर खुले तौर पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए जरूरी है उस पर मालिकाना हक अमेरिका का हो, तो फिर याद कीजिए बाइडेन की सरकार जब हुआ करती थी तो रिपब्लिकन कहते थे कि यह तीसरा विश्व युद्ध करा देंगे क्योंकि इनकी नीतियां डामाडोल है। और पहली बार नाटो कंट्रीज ही खड़ी है अमेरिका से ग्रीनलैंड की रक्षा करने के लिए। इस ग्रीनलैंड के मायने क्या हैं? लेकिन उससे बड़ा सवाल है नाटो के मायने क्या हैं, और नाटो के भीतर माइनस अमेरिका क्या नाटो जीवित भी रह पाएगा? यह सवाल हर जहन में होगा। लेकिन फिर दोबारा लौटिए उस एनएसएस की रिपोर्ट को लेकर जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत जो बनाई गई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की परिस्थितियां एक झटके में बदल गई। और फिर याद कीजिए कि फरवरी 2025 में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में जब जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था यूरोप को खतरा रूस से नहीं बल्कि भीतर से है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं, राजनीतिक विपक्ष को दबाते हैं, यूरोपीय लोकतंत्र को दबाते हैं और वामपंथी उदारवादी
के नेटवर्क को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था। शायद इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने यह भी कहा गया कि दरअसल अब परिवर्तन इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त चीन नहीं था, अब चीन एक ताकत के साथ उभरकर सामने आया है। तो क्या वाकई अमेरिका जिस नई विश्व व्यवस्था को बनाने की दिशा में है, उसमें यूरोप के सामने सबसे बड़ा संकट है? नाटो वाकई खत्म हो जाएगा? जब इन परिस्थितियों का जिक्र कर रहे हैं तो एक क्षण के लिए नाटो के डिफेंस का सबसे पहले एक पूरा खाका देख लीजिए। 1.3 ट्रिलियन डॉलर उसके डिफेंस का पूरा बजट है, लेकिन इस बजट के भीतर अमेरिका का सबसे बड़ा हिस्सा है 860 बिलियन डॉलर। जी, 1.3 ट्रिलियन में से 860 बिलियन डॉलर अमेरिका का है, यानी लगभग 60-70% आप कह सकते हैं। फ्रांस क्या देता है? 56.8 बिलियन डॉलर। जर्मनी क्या देता है? 68.1 बिलियन डॉलर। यूके क्या देता है? 65.8 बिलियन डॉलर। कनाडा क्या देता है? 29 बिलियन डॉलर। इटली क्या देता है? 31.6 बिलियन डॉलर। जो देशों की सेनाएं मौजूद हुई हैं ग्रीनलैंड के भीतर और वो कह रही हैं कि हम लोग एक साथ खड़े हैं, और यहां पर एक तरह की ट्रेनिंग है, एक प्रतीकात्मक सही लेकिन एक ट्रेनिंग है। ग्रीनलैंड ना बिकने दिया जाएगा, ना हथियाने दिया जाएगा, ना ही अमेरिका की उपनिवेशिक सोच को अब आगे बढ़ने दिया जाएगा। ये मैसेजेस तो हैं, लेकिन सारी लड़ाई तो उसी पूंजी और उसी हथियार के साथ होगी जिसके पीछे एक पूरा बजट होता है। तो आज सबसे पहले उस आंकड़े को देखिए, कितना बड़ा बजट नाटो डिफेंस को लेकर कौन कहां पर खड़ा है। अमेरिकी ताकत के सामने नाटो का कौन सा देश खड़ा हो सकता है? लेकिन एक झटके में एक मैसेज दुनिया के सामने तो आया है। यह मैसेज अपने तौर पर ईरान से निकला है। यह मैसेज अपने तौर पर भारत टैरिफ को लेकर अमेरिका के सामने जिस तरीके से खड़ा है और चीन के साथ गलबहियां डाल रहा है, वो मैसेज अमेरिका के भीतर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के भीतर एक टकराव की परिस्थिति भी है। यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड की दिशा में बढ़ते हुए भारत के कदम, यूरोपीय देशों के साथ बढ़ते हुए और उसमें भी यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड के कदम, दुनिया के तमाम देशों के सामने क्या वाकई अमेरिका की नई विश्व व्यवस्था एक चुनौती है या धमकी है? शायद यह चुनौती नहीं है, यह धमकी ही है। धमकी इसलिए क्योंकि ट्रंप ने बहुत साफ तौर पर ग्रीनलैंड को लेकर कहा और उनके साथ खड़े देश जो सेनाएं भेज रहे हैं उनको भी लेकर संकेत दे दिया कि यह देश बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। हमारे ग्रह की सुरक्षा, संरक्षा और अस्तित्व दांव पर लगी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगले महीने अमेरिका को निर्यात होने वाले सामान पर 10% टैरिफ जो लग रहा है 1 फरवरी से, वह 1 जून से बढ़कर 25% हो जाएगा। यानी ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए समझौता होने तक यह जारी रहेगा। सीधे तौर पर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड इसके दायरे में है। लेकिन बात यहीं से शुरू होती है क्योंकि यूरोपीय कंट्रीज अब खुलकर विरोध कर रही है। यूनाइटेड किंगडम के स्टामर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नेटो सहयोगियों की सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रयास करने पर सहयोगी देशों पर शुल्क लगाना पूरे तरीके से गलत है। हम इस मुद्दे को सीधी अमेरिकी प्रशासन के साथ उठाएंगे। सेना पर भेजने से पहले, ठीक पहले यह दिया गया बयान है, ठीक वैसे ही फ्रांस के मैक्रोन ने जिस तरीके से कहा, इस संदर्भ में टैरिफ की धमकी पूरे तरीके से स्वीकार नहीं, यानी अस्वीकार्य है। हम किसी भी तरह की धमकी से प्रभावित नहीं होंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टियानसन कहते हैं, हम खुद को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। यूरोपीय काउंसिल, यूरोपीय यूनियन की तरफ से आवाज आती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून कहां गए? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की रक्षा के लिए हम बिल्कुल टिके हुए हैं, डिगेंगे नहीं। और निश्चित रूप से इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लेकर अमेरिका को रोकने की शुरुआत यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों से ही होगी। डेनमार्क कह रहा है यह धमकी एक झटके में जिस तरीके से दी गई, यह हैरान करने वाली है।
और इन सब के बीच अगर खुले तौर पर ट्रंप यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र अमेरिका की सुरक्षा के लिए अहम बल प्रयोग की संभावना, और इन सब के बीच किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और धमकी का यह तरीका है कि शुरुआत में आसान तरीके और बाद में दूसरे तरीकों से इसे हासिल तो हम कर ही रहेंगे। तब नाटो कंट्रीज में से चंद देश आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर नाटो कंट्रीज से यह जब ऐलान कर रहे हैं तो पहली बार एक संकेत इस बात को लेकर है कि ट्रंप के लिए प्रिय शब्द टैरिफ हो सकता है, डॉलर हो सकता है, ऑयल पर कब्जा करना हो सकता है, लेकिन अगर ईरान खड़ा हो सकता है और जिन बातों का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर किया, जो दावा इजराइल के कहने पर ईरान को लेकर अमेरिका ने किया, अगर वो सब कुछ धरे के धरे रह गए तो क्या ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आज सामना नहीं किया तो फिर आने वाले वक्त में यूरोपीय कंट्रीज के सामने वैसी ही मुश्किल होगी जो मुश्किल रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका की रूस के साथ झलकते हुए प्रेम के साथ हुई। यह सवाल पहली बार कनाडा की सड़कों पर, ग्रीनलैंड की सड़कों पर, डेनमार्क के भीतर यूरोपीय कंट्रीज में जिस तर्ज पर उभरा है, यह संकेत शायद अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ साथ जनता के खड़े होने का भी है। Hjælp hinanden, hvis nogen har brug for støtte. ग्रीनलैंड में जमी हुई बर्फ पर जो लोगों की गर्माहट है गूंजते हुए नारों के साथ, क्या ये वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति के नई विश्व व्यवस्था के सोच के तहत ग्रीनलैंड को सीधे तौर पर खरीदने और अपने साथ नहीं बल्कि अपने अंदर लाने की जो सोच है वो सफल होगी या नहीं होगी, या यह सिर्फ नाटो को तोड़ने, नाटो से बाहर निकलने की एक पहल भर है। इन परिस्थितियों पर जाएं उससे पहले हमें लगता है कि इतिहास तो पलटना ही चाहिए ग्रीनलैंड को लेकर, क्योंकि ग्रीनलैंड में 80% हिस्से में अस्थायी तौर पर बर्फ जमी रहती है। जनसंख्या भी सिर्फ 57,000 है। यहां पर डच, इंग्लिश और ग्रीनलैंडिक व्यवस्था बोली जाती है, कहीं भाषा बोली जाती है, और अर्थव्यवस्था जो है वह पूरे तरीके से डेनमार्क की सब्सिडी पर है। लेकिन यह हमेशा नहीं था। अगर आप कुछ और पीछे जाएंगे तो 1900 या कहें 1721 में डेनमार्क नॉर्वे के मिशनरी हांस ने एक नई बस्ती बसाई थी और 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। 1941 से 1945 तक ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में रहा। 1953 में ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा बना और 1979 में ग्रीनलैंड में होम रूल की स्थापना की गई। उसी स्वायत्तता पर अब सीधा हमला हो रहा है। वजह कह रहे हैं खनिज का मामला है। रूस और चीन वहां पर पहले से पहुंच चुके हैं। अमेरिका को लगने लगा कि दरअसल उनकी कंपनियां यहां पर हावी हो जाए तो फिर अमेरिकी कंपनियों का क्या होगा, तो फिर अमेरिका के कब्जे में ही ग्रीनलैंड को ले लिया जाए। क्योंकि एक अध्ययन के हिसाब से कहते हैं कि पूरे बर्फ से ढके हुए 4 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग 38 मिनरल्स के जो भंडार हैं वो दुनिया के बाजार में अमूल्य हैं। कॉपर है, ग्रेफाइट है, नियोबियम है, टाइटेनियम है, रोडियम है, बड़े बड़े भंडार हैं इसके। और इसके अलावे जिस रेयर अर्थ को लेकर चीन से अमेरिका को भी दो हाथ करने पड़े,
रेयर अर्थ को लेकर भारत को भी चीन के सामने समझौते और झुकने की परिस्थिति में आना पड़ गया। 25% जो दुनिया भर में रेयर अर्थ है, उसका 25% सिर्फ ग्रीनलैंड में है। और इसीलिए सोशल मीडिया पे जो बात ट्रंप ने लिखी, उनका कहना है अगर हम कब्जा नहीं करते हैं तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, और हम रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बनने देना चाहते। मैं इसे आसान तरीके से एक डील के जरिए करना चाहता हूं, तो हम इसे कठिन तरीके से करेंगे। मैं डेनमार्क का प्रशंसक हूं, लेकिन आप जानते हैं 500 साल पहले किसी जहाज का यहां पहुंचना यह साबित नहीं करता कि जमीन उसकी है। यह खुले तौर पर ऐलान है, और ऐसे में ग्रीनलैंड के भीतर से आवाज आ रही है, यह औपनिवेशिक चाल है। तो यूरोपीय यूनियन कह रही है ये होने नहीं देंगे। Greenland is part of NATO, and when we are speaking about Arctic security, this is one of the core topics of NATO, and we know that the glue between the allies is the fact that there's always the clear motto: one for all for one. We didn't manage to change the American position. It's clear that the president has this wish of conquering over Greenland. We made it very, very clear that this is not in the interest of the kingdom. There's a government in Greenland with support from 3/4 of the Greenlandic population. संकेत क्या है? क्या युद्ध की परिस्थितियां यूरोप और अमेरिका के बीच बन रही है, या फिर दुनिया भर से जो संकेत अमेरिका को लेकर हैं, उसमें पहली बार यूरोप को यह लगने लगा है कि अगर अब वो खड़ा नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में और मुश्किल होगी? दरअसल ट्रंप इस हकीकत को जानते हैं कि 4 ही बातें हैं जिस पर पूरा यूरोप टिका हुआ है। वो वर्ल्ड बैंक है, वो IMF है, वो यूनाइटेड नेशन है, और वो नाटो है। नाटो में उसकी भागीदारी के बगैर यूरोपीय देशों का कोई महत्व है नहीं। वर्ल्ड बैंक और IMF में अमेरिका के बगैर ये दोनों संस्थानें चल नहीं सकती है। और जब यूनाइटेड नेशन का सवाल आता है तो यूनाइटेड नेशन में मौजूद अमेरिका के राजदूत माइक वाल्ट्ज ने क्या कहा? वाल्ट्ज ने बहुत साफ तौर पर कहा कि उत्तरी क्षेत्र में जो करने की जरूरत है उसके लिए डेनमार्क के पास ना तो संसाधन है ना ही क्षमता है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया फॉक्स न्यूज पर, और उसमें खुले तौर पर कहा कि अमेरिका की छत्रछाया में ग्रीनलैंड वासियों का जीवन ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध होगा। यूरोपीय यूनियन जिस अंतर्राष्ट्रीय कानून का जिक्र कर रही है, यह बात बिल्कुल उससे हटकर है, अलग है, जुदा है या कहीं खिलाफ है। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। और इन सब के बीच वो यह भी कहते रहे कि ट्रंप के लिए तो सबसे प्रिय शब्द टैरिफ है। उनका यह पसंदीदा शब्द अगर है तो इसे वो सख्त तौर पर भी अपनाना जानते हैं, जिसके जरिए दुनिया भर के देशों को व्हाइट हाउस के अनुरूप अपनी नीतियां अपनाने के लिए मनाया जा सकता है या मजबूर किया जा सकता है। यहां पर हमें लगता है कि जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, और नाटो कंट्रीज जब यूक्रेन के साथ खड़ी थी, हम एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे मैक्रोन भी बदले रूस को लेकर, और जर्मनी के चांसलर भी बदले रूस को लेकर। To ensure that peace and freedom return to Europe, that we finally find a balance once again with our largest European neighbor, namely Russia. And I'm not saying this because I'm here in the East, I say this in every other place in Germany too. Russia is a European country. If we manage in the longer term to re-establish a balance with Russia, when peace prevails, when freedom is guaranteed, if we succeed in all of this, I think it will become useful again to talk to Vladimir Putin, yes. In any case, I noticed that there are people speaking with Vladimir Putin. So I personally believe that we Europeans And Ukrainians, it's in our interest to find the right framework to properly re-engage this discussion. तो क्या संकेत अमेरिका या ट्रंप को लेकर दुनिया के सामने साफ है? यूरोप को अमेरिका के साथ चलना ही होगा, यूक्रेन को पुतिन के अनुकूल होना ही होगा,
भारत को आने वाले वक्त में टैरिफ नीतियों को लेकर जो आपस में टकराव है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति की तर्ज पर चलना उसकी मजबूरी होगी। चीन अपने आर्थिक परिस्थितियों के हालातों में अमेरिका के साथ आर्थिक समझौतों को करेगा और रशिया या कहें पुतिन ट्रंप के साथ दोस्ती गांठेंगे। सब कुछ तो साफ साफ नजर आ रहा है। फिर यह टकराव क्या सैन्य बल की दिशा में जा सकता है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सवाल सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन में मौजूद अमेरिका के राजदूत से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सैन्य बल के संभावित इस्तेमाल समेत कई विकल्प मौजूद हैं। लेकिन यह ऐलान अमेरिका और डेनमार्क के अधिकारियों के बीच ग्रीनलैंड के भविष्य पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय कार्यसमूह बनाने की सहमति के बाद देखा नहीं जाएगा, बल्कि उससे पहले चीजें हो जाएंगी। यह मैसेज क्या ब्रिटेन को चिता रहा है, फ्रांस को चिता रहा है, जर्मनी को चिता रहा है, या उन देशों को चिता रहा है जिन्होंने ग्रीनलैंड में अपनी सेना भेज दी है, या फिर यह एक ऐसा ट्रिगर है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर दुनिया भर के भीतर हो रहे उथल पुथल में पहली बार उस यूरोपीय देशों के सामने दो सवालों को जन्म दे चुका है। पहला सवाल, ट्रंप कहते हैं कि नाटो खत्म होगा, यूरोप के देश भी खत्म हो जाएंगे, जो उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पॉलिसी में एक आधार बनाया है। और दूसरी तरफ यूरोप के देशों के सामने नाटो खत्म होने के बाद सिवाय खुद को एकजुट कर अमेरिका का विरोध करने के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। और ग्रीनलैंड उनके लिए जीवन मरण का सवाल इसलिए है क्योंकि ग्रीनलैंड गया तो उसके बाद पूरे यूरोप को अमेरिकी दिशा पर ही चलना होगा। और अगर ग्रीनलैंड को बचा लिया गया तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फजीयत जिस तरीके से ईरान को लेकर अमेरिका के भीतर हुई है, उसी तर्ज पर उसकी अपने देश की पॉलिटिक्स के भीतर रिपब्लिकन्स के सामने भी यह संकट होगा। वो पार्लियामेंट में क्या जवाब देते हैं और आने वाले चुनाव में उसका कितना असर पड़ता है, इंतजार दोनों का करना होगा। शायद यह पहली बार है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर सबकी परीक्षा है। बड़ी परीक्षा शुरुआत में अगर नाटो की है तो यूनाइटेड नेशन तो कई मौकों पर फेल हो चुका है। बचा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, यानी वो आर्थिक ताकत जिसके आसरे दुनिया को हांका जा रहा है। और दुनिया के कई देश, गरीब देश हों, विकासशील देश हों या विकसित देश भी क्यों ना हो, उन पर जितना कर्ज है, उस कर्ज को लेकर कौन सा दबाव आने वाले वक्त में किस तरीके से उभरेगा, शायद यह सब कुछ इस वक्त यूरोप और अमेरिका के टकराव के बीच में आकर खड़ा हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।